बीते दिनों 3 जुलाई को दुनिया का जो वैश्विक तापमान था वो 16.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिसे अपने आप में एक रिकॉर्ड बताया जा रहा था। यानी कि 3 जुलाई को दुनिया का जो तापमान था वो अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान था। लेकिन ये जो रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका और अगले ही दिन 4 जुलाई को ये रिकॉर्ड टूट गया और 4 जुलाई को दुनिया का जो वैश्विक तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 17.1 डिग्री पर था, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वीडियो में न्यूज़ की बात की, खबर को जानने की कोशिश की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, इस 17 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, इसके मायनों को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कारण क्या हो सकते हैं, अल नीनो की जो बात की जा रही है उसका क्या मतलब है, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उन इम्पैक्ट्स पर भी बात करेंगे। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पूरे विषय को लेकर पहले से ही अनुमान लगाया गया था। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भौतिक भूगोल जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 17 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है, क्यों 17 डिग्री सेल्सियस अपने आप में कोई बड़ा तापमान नहीं है, तो हम इसे इतने खतरनाक तौर पर क्यों देख रहे हैं। तो हम इस पूरी घटना को 17 डिग्री सेल्सियस को इतने खतरनाक तौर पर देख रहे हैं क्योंकि ये जो 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, ये तापमान किसी विशेष क्षेत्र का नहीं है, बल्कि ये जो तापमान है, ये तापमान जो है वैश्विक औसत तापमान है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस तापमान में भूमि का तापमान भी शामिल है, यानी कि लैंड का तापमान भी शामिल है, और इसके अलावा इसमें महासागरों का तापमान भी शामिल है। और दोनों के टेम्परेचर्स को मिलाकर हम एक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर निकाल करके लाते हैं। तो इसमें मुख्य तौर पर ध्रुवीय क्षेत्र भी शामिल हैं, जो पोलर रीजन है वो भी शामिल हैं, जो पहाड़ वाले रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है वो रीजन भी शामिल हैं, और ये वो वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर जो औसत तापमान है वो शून्य में रहता है, कई बार -50 डिग्री भी चला जाता है इन पोलर रीजन्स में। इसके अलावा हमने महासागरों की भी बात की, इसमें ओशंस का टेम्परेचर भी शामिल है, और आजकल ओशंस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो तकरीबन 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो अधिकांश हिस्सा है, तकरीबन 70% जो हिस्सा है वो महासागरों से मिलकर बना है। इसके अलावा इसी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में कुछ ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन क्षेत्रों का तापमान 40 डिग्री प्लस रहता है, यानी कि वहाँ का जो तापमान है वो हमेशा 40 डिग्री से ज़्यादा बना रहता है। और इन्हीं तमाम चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलाकर ये 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान निकल कर आया था, जिसे अब तक दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बताया जा रहा है। अब अगर ये सबसे ज़्यादा है तो इससे पहले क्या था? तो इससे पहले का जो तापमान था वो हमने अगस्त 2016 में रिकॉर्ड किया था, जो कि था 16.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी घटना थी। और सबसे विशेष बात ये थी कि साल 2016 में ही हमें अल नीनो का प्रभाव भी देखने को मिला था। उस साल जो अल नीनो की घटना थी वो अपने आप में बहुत मजबूत थी, और इस साल भी अल नीनो की घटना बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे में ये जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, इस तापमान के बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं अल नीनो की घटना को जिम्मेदार ज़रूर माना जा सकता है। तो ऐसे में अल नीनो की घटना को समझ लेना भी ज़रूरी हो जाता है। तो इस पर भी बात करते हैं। तो ये से अगर ये दुनिया का हमारा मानचित्र है, जो मैप है, और इस मैप में यहाँ पर मौजूद है साउथ अमेरिका, और यहाँ पर मौजूद है ये इंडोनेशिया और इसके आसपास वाला रीजन, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। तो अब होता क्या है, जब कोई नॉर्मल सिचुएशन होती है तो नॉर्मल सिचुएशन में देखने को मिलता है कि यहाँ से जो ट्रेड विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, वो साउथ अमेरिका से होते हुए इंडोनेशिया की तरफ जाती हैं, और ये हवाएं अपने साथ यहाँ का जो पानी है, इस पानी को भी बहा कर ले जाती हैं। और ये जो यहाँ पर पानी है, ये पानी गर्म पानी है, तुलनात्मक रूप से इसका जो तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये जो गर्म पानी है ये इस तरफ जाता है, इंडोनेशिया की तरफ जाता है। अब जब यहाँ से ये जो पेरू वाला रीजन है, साउथ अमेरिका वाला रीजन है, जब यहाँ से पानी जाएगा
तो ज़ाहिर तौर पर इस जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इस वैक्यूम को भरने के लिए नीचे से पानी आएगा, और नीचे से ये जो पानी आता है वो ठंडा होता है, और उस पानी में बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। और नीचे से जो पानी आ रहा है, इस पानी आने की घटना को अपवेलिंग कहा जाता है। इस घटना को हम अपवेलिंग कहते हैं। और अपवेलिंग की वजह से यहाँ पे पेरू और इसके आसपास के रीजन में जो पोषक तत्व होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, वो बहुत अच्छी मात्रा में आ जाती हैं। तो ये तो सामान्य सी सिचुएशन हुई। अब यहाँ पर अल नीनो की घटना कैसे आती है? तो अल नीनो की घटना तब आती है जब ये जो ट्रेड विंड है, जो हवाएं हैं, ये कमज़ोर पड़ने लगती हैं। अब जब हवाएं कमज़ोर हो जाएंगी तो इसकी वजह से जो साउथ अमेरिका से पानी जा रहा था इंडोनेशिया की तरफ, वो पानी जाना वो भी कमज़ोर हो जाएगा। जब वो पानी नहीं जाएगा तो उसकी वजह से नीचे से जो पानी आ रहा है, जो अपवेलिंग हो रही है, वो भी नहीं होगी। और इसी पूरी घटना को, इसी पूरे इकोसिस्टम को हम अल नीनो कहते हैं। तो ये तो हमने अल नीनो को समझने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं और अल नीनो का इम्पैक्ट क्या होता है, उसके प्रभावों की बात करते हैं। तो अल नीनो के बहुत सारे प्रभाव होते हैं। एक प्रभाव तो ये भी होता है, हमने पहले ही बात की कि इसकी वजह से हमें पेरू या फिर इसके आसपास जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है, वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। तो किसानों को वहाँ पर नुकसान होता है, जो मत्स्य पालन करते हैं उनको नुकसान होता है। लेकिन इस घटना का जो सबसे बड़ा प्रभाव रहता है, वो सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि इसकी वजह से हमें जो प्रशांत महासागर है उसके आसपास वाले क्षेत्र में और दुनिया के तमाम अन्य क्षेत्रों में जो तापमान है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा बढ़ जाता है। और अल नीनो की जो अंतिम घटना हमें देखने को मिली थी वो साल 2016 में देखने को मिली थी। और हमने पहले ही बात की कि साल 2016 में हमने दुनिया का सबसे गर्म तापमान अगस्त के महीने में रिकॉर्ड किया था। तो जाहिर तौर पर जब भी अल नीनो की घटना आती है, इस घटना की वजह से दुनिया के तापमान में तुलनात्मक रूप से कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती रही है। और साल 2023 की बात करें तो हमें साल 2023 के बारे में पहले से ही ये पता था कि हमें साल 2023 में अल नीनो की घटना कुछ हद तक देखने को ज़रूर मिल सकती है। और अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है, आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार कर लिया है कि दुनिया में अल नीनो की शुरुआत हो गई है। साल 2023 में अल नीनो की शुरुआत हो गई है। तो ये तो अल नीनो की बात हुई, अल नीनो किस तरह से जिम्मेदार है। लेकिन केवल अल नीनो को इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। इस घटना के लिए कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन भी जिम्मेदार है, क्लाइमेट चेंज भी जिम्मेदार है। जो हम ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं, वो गैस हमारे वातावरण में चारों तरफ फैल जाती है। उसके जो कण हैं वो फैल जाते हैं और धीरे धीरे वो एक परत सी बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो हीट हमारी पृथ्वी पर आ रही है वो हीट ट्रैप होती है और धीरे धीरे हमारे आसपास का जो तापमान है वो तापमान बढ़ने लगता है। और इस तापमान के बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जो मानवीय गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को भी जिम्मेदार माना जा सकता है। तो ये तो बात हुई कारण की, अल नीनो की। अब आगे बढ़ते हैं और पहले से किस तरह से अनुमान था उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको याद होगा कि साल 2020 और साल 2022 के बीच हमें ला नीनो का प्रभाव देखने को मिला था। अब ला नीनो के प्रभाव के दौरान दुनिया का जो वैश्विक औसत तापमान है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यानी कि इस पूरी अवधि के दौरान हमें ठंड देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो जैसे ही साल 2022 का अंत हुआ तो पहले से ही वैज्ञानिकों द्वारा इस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि साल 2023 में हमें अल नीनो का प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये अनुमान था कि जो साल 2023 होगा वो दुनिया का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है। और इसी को लेकर वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी। इस रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि आगामी जो आने वाले 5 वर्ष हैं, यानी कि साल 2023 से लेकर साल 2027 के बीच, इन 5 वर्षों में से कम एक वर्ष ऐसा ज़रूर होगा जब दुनिया का जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि इस बात की 66% संभावना है, 66% इस बात की उम्मीद की गई थी, संभावना की गई थी कि एक वर्ष में, यानी कि इन 5 में से किसी एक वर्ष में जो दुनिया का जो औसत तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुंच सकता है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जो उम्मीद थी वो बहुत पहले से की जा रही थी। और इस पूरी उम्मीद में कहीं ना कहीं अल नीनो का प्रभाव तो हो सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ मानवीय गतिविधियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा है।
जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बना हुआ है। तो ये तो इस पूरी घटना की बात हुई कि हमें साल 2023 में 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा तापमान क्यों रिकॉर्ड किया गया। हमने उस पूरे विषय को जानने की कोशिश की। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस घटना में हमें दक्षिण अमेरिका में अपवेलिंग की घटना देखने को मिलती है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अल नीनो, ऑप्शन बी ला नीना, ऑप्शन सी भारतीय मानसून या फिर ऑप्शन डी तूफानी चक्रवात। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।